विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए फैसलों और नीतियों से आए परिवर्तन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शचि राय से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला कल्याण के साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, पोषण और आजीविका जैसे अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले और नीतियां लागू की जा रही हैं, जो महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के विजन और प्रयासों के बारे में क्या कहा। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। इन 12 वर्षों में महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर शचि राय। शचि जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। शचि जी, वर्ष 2014 के बाद भारत में महिला कल्याण से महिलाओं के नेतृत्व वाले यानी विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में किस तरह का परिवर्तन देखती हैं आप? अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचा में परिवर्तन है। कल्याण के मॉडल में महिला एक लाभार्थी हुआ करती थी, यानी विकास उस तक पहुंचाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि महिला नेतृत्व वाले विकास में ज्यादा जोर दिया गया है। 2023 में जब भारत की अध्यक्षता में G20 घोषणा पत्र ने विमेन लेड डेवलपमेंट को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था जी, तो यह वैश्विक मंच पर इस सोच की पुष्टि की थी। आर्थिक भाषा में कहें तो हम महिला को केवल उपभोग की इकाई नहीं बल्कि उत्पादन, उद्यमिता और निर्णय की इकाई मान रहे हैं। जब आधी आबादी श्रम बल, उद्यम और परिसंपत्ति स्वामित्व में पूर्ण भागीदारी बनती है तो यह केवल न्याय का प्रश्न नहीं रहता, यह विकास दर का प्रश्न बन जाता है। इसी कारण से हम अगर विकसित भारत 2047 में बनना चाहते हैं तो महिलाओं का बड़ा योगदान होगा और वह केवल विमेन लेड डेवलपमेंट से ही पाया जा सकता है। जी, अगर हम बेसिक से शुरुआत करें कि सबसे पहले बेटियों को बचाना और बेटियों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह की जो योजना है इससे बच्चियों के संरक्षण और उनकी शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन आया है? जी, 2015 में पानीपत से शुरू हुई यह योजना मूलतः एक व्यवहार परिवर्तन अभिनय थी और अर्थशास्त्री इसे ऐसे ही देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आंकड़ों में दिखती है। जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 में 918 थी, जो कि सुधर कर 2023-24 में लगभग 930 बन गई थी। शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात लगभग 75.5% से बढ़कर 78% हुआ है। पर असली बात यह है कि योजना ने एक सामाजिक मानसिकता को छुआ, बेटी को बोझ नहीं अवसर के रूप में देखने की दृष्टि बनाई है। और जब इसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना जुड़ जाती है तो संरक्षण के साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। माता पिता बेटी के नाम पर बचत करते हैं, जिससे उसकी शिक्षा और विवाह की चिंता वित्तीय रूप से सुलझती है। यानी एक तरफ संरक्षण, दूसरी तरफ शिक्षा और तीसरी तरफ बचत के जरिए दीर्घकालिक सशक्तिकरण। यह एक समग्र चक्र है। हाँ, कुछ जिलों में लिंगानुपात अब भी चुनौती है, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि
पहले तो उनका संरक्षण हुआ है और फिर सशक्तिकरण जी। हुआ है। तो एक जो समाज की सोच में जो बदलाव आता है, जैसे कि कहा जाता था कि बेटियों को बोझ समझा जा रहा है कई जगहों पर, उसमें आपको लगता है कि कितने हद तक सुधार हुआ है? उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वो अब 918 से 930 हो गया है। तो यानी कि जो समाज था, जो परिवार था, परिवार स्तर पे लड़कियों को अब सशक्त बनाया जा रहा है, उनकी पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आंकड़ों में भी देखा जा सकता है। जी, शची जी, एक बहुत अहम पहलू है महिलाओं से जुड़ा हुआ उनके स्वास्थ्य का। जी। अक्सर ये देखते हैं हम कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग नहीं होती हैं या बहुत प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं, कई चीज़ों में उलझी होती हैं। तो ऐसे में सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की, चाहे हम प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की बात करें या हम आयुष्मान भारत की बात करें। इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनके ज़रिए महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं से आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आया है? जी, महिलाओं की स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मातृ स्वास्थ्य किसी भी देश के मानव पूंजी निर्माण की नींव होती है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ अगली पीढ़ी की गारंटी हो सकती है। यह तीनों योजनाएं जो है, मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना और मातृ स्वास्थ्य योजना जो है, वो रीढ़ है हमारे स्वस्थ भारत की। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को नकद प्रोत्साहन देती है और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की निश्चित तारीख को मुफ्त प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भावस्था में मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए सशर्त नगद सहायता देती है ताकि महिला आराम और पोषण ले सके। ये तीनों योजनाएं जो 2014 के बाद दी गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं मातृ स्वास्थ्य को आगे और बेहतर बनाने में। इसका ठोस परिणाम यह है कि संस्थागत प्रसव लगभग 61% से बढ़कर 97% से ऊपर पहुंच गया है और मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। यही आयुष्मान भारत की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच गरीब परिवार की महिला के लिए एक कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी इलाज पर होने वाली विनाशकारी खर्च से बचाव है। अक्सर परिवार में महिला का इलाज सबसे आखिर में होता है। यह कवच इस प्राथमिकता को बदलता है और महिला को बिना कर्ज में डूबे गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाता है। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी परिवर्तन आया है और महिलाएं अब निःशुल्क या फिर बहुत ही कम खर्च के साथ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रही हैं और जैसा कि ये कहा जाता है कि एक महिला एक परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है और ऐसे में शिक्षा को लेकर हमने अभी बात करी कि जो बेसिक शिक्षा बच्चियों को मिल रही है, इसके अलावा बच्चियों को उच्च स्तर पर अगर शिक्षा की बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने की बात करें, तो इसमें भी भागीदारी के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनको आप किस तरह देखती हैं? सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान और गति प्रोग्राम और कई प्रौद्योगिक क्षेत्र में लड़कियों का भागीदारी बढ़े, उसमें काफी स्कीम्स लाई गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान में पूर्व प्राथमिकता में 12वीं तक की शिक्षा को एक सूत्र में पिरोया है, अलग अलग योजनाओं को जोड़ा है। बालिकाओं के लिए इसका विशेष में महत्व है, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, अलग शौचालय दिया गया, साइकिल और छात्रवृत्ति जैसे हस्तक्षेपों ने ड्रॉप आउट रेट को घटाया है। जी। हम देखेंगे कि शौचालय जैसी छोटी चीज जो है स्कूलों में मैंडेटरी तरीके से उपलब्ध कराई गई है, जिसकी वजह से लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफी हद तक घटा है। उसी तरह स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में भी हमने देखा है कि काफी लड़कियों को प्रोत्साहन दिया गया है। स्टेम स्नातकों में महिलाओं का हिस्सा लगभग 40% से ऊपर है, जो कोई विकसित देशों से भी अधिक है। जी, शची जी, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सरकार इस पर बल दे रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और
उसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। जैसे हम मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति के तहत सरकार ने काफी प्रयास किया है और ये लगातार चल रहा है। चाहे उनको जागरूक करने की बात हो, उनकी जो सुरक्षा को लेकर अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस से संपर्क करने की जहां पर जरूरत है उन नंबर्स की जानकारी देना हो, इस तरह की काफी अभियान लगातार चल रहे हैं मिशन शक्ति के तौर पे। तो इसके जरिए आपको क्या लगता है कि क्या महिलाएं या बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? मिशन शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्कूल और विद्यालय में जाने वाली छात्राओं को काफी उनकी अवेयरनेस बढ़ाई गई है। डिजिटल फ्रॉड या फिर जितनी भी मोलेस्टेशन हो या कुछ भी हो, उसको लेके उनकी जागरूकता काफी हद तक बढ़ाई गई है। स्कूल में अवेयरनेस किया गया है और कई प्रोग्राम्स किए गए हैं सरकार द्वारा, जिससे लड़कियों को बताया गया है कि किस तरह से अगर कोई डेंजर हो या कुछ भी असुरक्षा महसूस करे तो उनको क्या करना चाहिए और किसको फोन करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की और इससे लड़कियों को काफी अच्छा लगा इस पहल से और फ्यूचर में काफी अच्छा इसका परिणाम भी होगा। जी। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कौशल विकास की, तो जिस तरह से अभी तक ये हम देखते रहे हैं कि आम तौर पर घर के जो बालक होते हैं उनको कौशल विकास से जोड़ा जाता है या फिर डिजिटली अवेयर कहा जाता है कि ज्यादा किया जाता है। सरकार का ये मानना है कि महिलाओं को और बालिकाओं को भी उतना ही कौशल विकास से जुड़ने की जरूरत है जितना कि पुरुषों को या लड़कों को है। तो इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनको आप किस तरह से देखती हैं और क्या लगता है कि आने वाले जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है, लड़कियों का डिजिटली सशक्त होना और कौशल विकास के जरिए सशक्त होना, ये आने वाले टाइम में कितना अहम कदम है? जी, कौशल विकास को बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने काफी स्टेप्स उठाए थे। नाव्या एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है काफी लड़कियों के कौशल पे ध्यान दे रही है। नाव्या का पूरा अर्थ है किशोरियों की आकांक्षाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण में संवारना। तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये स्टार्ट हुआ था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यह कौशल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देती है और शुरुआती चरणों में 19 राज्यों के 27 जिलों में लगभग 4000 लड़कियों को जोड़ चुकी है। इस तरह नाव्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसी तरह की और भी पहले आ चुकी हैं पहले सरकार द्वारा। ये नाव्या इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच जो गैप है उसको कम करती है। जी। यह पारंपरिक नहीं है जबकि नई डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित सेवाओं पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें लड़कियों की ट्रेनिंग और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और देखा गया है कि लड़कियां ही अगर ट्रेनिंग पाएंगी तो अपना फ्यूचर जो है फैमिली इनकम और ये सब फ्यूचर में बढ़ सकती है। जी। जिस तरह से आपने कहा महिलाएं अगर इस तरह से सशक्त होंगी डिजिटली और उनकी इनकम होगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगर इसी कड़ी में हम आगे बात करें कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने सबसे पहली जो हम कहें कि एक बड़ा मैसिव कदम उठाया वो ये था कि जो जन धन योजना के तहत महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि महिलाओं के हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अपने बैंक अकाउंट ही नहीं थे, उनको इसके बारे में उसके संचालन को लेकर कोई जानकारी ही नहीं थी। इस योजना के तहत महिलाओं को औपचारिक रूप से एक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। इसने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायता की है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण पहल थी और मैं स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन प्रयोगों में इसे गिनती हूँ। आज लगभग 56 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं और इनमें से लगभग 55 से 56% यानी 30 करोड़ लगभग खाते महिलाओं के नाम है। एक अर्थशास्त्री के लिए यह आंकड़ा बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी आंकड़ा है क्योंकि महिलाएं ही बैकबोन होती हैं फैमिली की। अगर महिलाओं के नाम खाता खुला है तो वह
एक पहली सीढ़ी है। जब सरकारी लाभ चाहे मातृ वंदना की राशि हो या उज्ज्वला की सब्सिडी हो या मजदूरी सीधे महिला के खाते में आती है यानी डीबीटी के जरिए पहुंचती है, तो दो बातें होती है। एक, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और दूसरी यह कि ज्यादा गहरी बात है कि पैसा महिला के नियंत्रण में रहता है। और ये देखा गया है कि जब पैसा महिला के नियंत्रण में रहता है तो बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है। तो इस वजह से देखा गया है कि जो जनधन योजना जो सरकार ने लागू की थी, जिसको हम जैम ट्रिनिटी भी कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल, यह एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल थी जो मोदी जी लाए थे और उससे बहुत सशक्तिकरण हुआ था, वित्तीय सशक्तिकरण हुआ था औरतों का, और उससे सारे परिवार को लाभ मिला था। क्षति जी, जिस तरह से हम आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके जरिए अगर हम आंकड़े देखें तो महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिया जा रहा है, जिससे काफी हद तक महिलाएं जो हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, जो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, वो इससे जुड़ रही हैं। ये योजना जो है, ये महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आपको लगता है कि किस तरह की भूमिका निभा रही है? जी, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि योजना तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये और तीनों अलग अलग स्तरों को छूती है और यही इनकी खूबसूरती है। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी ऋण देती है और उल्लेखनीय यह है कि लाभार्थियों में बहुसंख्या महिलाएं ही हैं। यह उस छोटी सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर या किराना की दुकान को पूंजी देती है जहां से लाखों महिलाओं की उद्यम यात्रा शुरू होती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें तो यह एक स्तर ऊपर है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमों को ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नए उद्यम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देती है ताकि वे नौकरी देने वाली बन सके। और पीएम स्वनिधि जो है वो सबसे हाशिए पर खड़ी है। रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक ऋण से जोड़ती है जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले जो महिलाओं को ऋण नहीं मिल पाता था, वो ये स्कीम्स जो है, ये जो गवर्नमेंट की जो पहल है, ये पूरा करती है और महिलाओं के पास प्रायः गिरवी रखने की संपत्ति की जरूरत नहीं है। वो बिना गारंटी ऋण दे रही है सरकार, जिसके द्वारा वह उद्यमिता की तरफ बढ़ रही है। जी, जिस तरह से महिलाएं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और इसी तरह से कई ऐसे स्वयं सहायता समूहों को भी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है, जिसके जरिए महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं और ये बहुत तेजी से इन दीदियों की संख्या बढ़ रही है। चाहे हम लखपति दीदी की बात करें या बैंकों में जो बैंकिंग प्रणाली में काम करने के लिए बैंक सखी सरकार ने निर्धारित किए हैं कि उनको काम दिया जा रहा है। बैंक सखी के तौर पर महिलाएं बाहर आ रही हैं और लखपति दीदी या ड्रोन दीदी इस तरह के काम कर रही हैं जो कभी शायद पहले महिलाओं ने नहीं किए होंगे। तो ये सारे जो प्रयास हैं, ये किस तरह से एक महिला के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं और उनको ये हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ, वो भी घर से निकलकर घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर कुछ कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह, बैंक सखी और लखपति दीदी भी बहुत ही जरूरी पहल है। उससे औरतों में काफी सशक्तिकरण हुआ है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत की एक तरीके से मौन क्रांति है। आज दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ चुकी हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक संगठनों में से एक है। बैंक सखी मॉडल इसका अद्भुत विस्तार है। लगभग 66,000 ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया है, जो अपने ही गांव में जमा, निकासी, पेंशन और मनरेगा मजदूरी जैसी सेवाएं पहुंचाती हैं। यानी महिलाएं यहाँ पे सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, सेवा प्रदाता बन गई हैं। और लखपति दीदी पहल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो इसका शिखर है। लक्ष्य था 2 करोड़, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया और जून 2025 तक लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी का दर्जा पा चुकी हैं। यानी सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय है इनकी। साथ ही शी मार्ट जैसी पहल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मंच इन समूहों के उत्पादों को बड़े बाजार और ई कॉमर्स से जोड़ती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी और इनके थ्रू क्या होता है कि बाजार तक पहुंच गई हैं ये औरतें और
आगे और भी उनको सशक्तिकरण मिलेगा लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह से। जी, शची जी, एक बहुत अहम पहलू होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि हम महिलाओं को हर तरह से सशक्त बना रहे हैं, लेकिन एक जो नई पहल जो हमें देखने को मिली वो ये है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को घर का मालिक बनाया, उनको मालिकाना हक देने का काम शुरू किया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर हम बात करें, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 96% जो घर हैं वो महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं। तो ये जो कदम है, ये महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी को कितना मजबूत बनाता है? जी, ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लगभग 96% घर महिलाओं के नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और अकेले या संयुक्त रूप से उनके नाम किया गया है, जिससे उनकी जो घर के अंदर जो हम कहते हैं बार्गेनिंग पावर, यानी कि घर में उनकी जो आवाज है उसको मजबूती मिली है। परंपरागत रूप से भारत में संपत्ति पुरुष के नाम होती है और महिला के पास परिसंपत्ति का स्वामित्व प्राय नहीं होता है। पर जब घर का पट्टा महिला के नाम होता है तो उसकी स्थिति परिवार के भीतर बदल जाती है और वह उसकी आवाज को एक नई पावर मिलती है और वो निर्णय लेने में भी ज्यादा सशक्त रहती है। वो अपने बच्चों के शिक्षा पे, पोषण पे ज्यादा बुलंद आवाज से बोल सकती है और पैसे को भी अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। तो इससे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। जी, उनकी आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि जब घर का पट्टा उनके नाम रहता है तो वह और उनका जो वित्त सशक्तिकरण है वो और बढ़ता है, वित्तीय सशक्तिकरण। जी, शची जी, अगर हम कुछ और ऐसी बेसिक योजनाओं की बात करें, क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कुछ जो बेसिक योजनाएं हैं जो महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं, अगर हम हर घर में शौचालय निर्माण की बात करें या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें कि किस तरह से घरों में पहले महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी, जिसके धुएं से लगातार उनकी सेहत पे खराब असर पड़ता था और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। इस तरह की जो बेसिक चेंजेस सरकार लाई है छोटे स्तर पर, जो शायद बहुत बड़े पैमाने पर नोटिस नहीं होते, लेकिन महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बने हैं। ये सारी योजनाएं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से महिलाओं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, इन योजनाओं से क्या बदलाव आया है? जी, आपने जैसे कहा शौचालय और उज्ज्वला, यह दोनों बुनियादी ढांचा है ग्रामीण भारत का, और इससे 3 चीजों पे बहुत असर पड़ा है, जो कि है सम्मान, समय और स्वास्थ्य। इन तीनों पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है। घर में शौचालय का मतलब है महिला और किशोरी की गरिमा और सुरक्षा। खुले में शौच की मजबूरी से जुड़ी असुरक्षा और शर्म का अंत हुआ है। यह बालिकाओं को स्कूल छोड़ने की भी एक बड़ी वजह हुआ करती थी, जो अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन मुख्यतः महिलाओं के नाम दिए गए हैं। इसका स्वास्थ्य लाभ बहुत बड़ा है। चूल्हे के धुएं से होने वाली श्वसन बीमारियां घटी हैं, जो वर्षों से महिलाओं की चुप्पी बनी हुई थी, और एक छिपा हुआ पर बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है, जो कि है समय। ईंधन बीनने और धुएं में खाना पकाने से जो भी स्वास्थ्य में खराब असर पड़ता था वो कम हुआ है, और उसकी वजह से जो समय बचा है, यानी कि जो टाइम पॉवर्टी उसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, वह कम हुई है। तो महिलाएं जो समय जो बचा है, क्योंकि पहले वो लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी और फिर उसको यूज करती थी, फिर उससे उनकी तबीयत भी खराब होती थी, तो इन सब का जो लाभ जो समय में पड़ा है, उससे औरतें अपना बाकी काम पे फोकस कर पाई हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रही हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रही हैं, और दिन भर में मतलब काफी समय दूसरे कामों में लगा पा रही हैं। जी, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या हायर स्टडीज की बात हो या कौशल विकास की बात हो, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात हो। एक जो अहम पहलू है इन सब के बीच की समाज में महिलाओं को नेतृत्व की शक्ति प्रदान करना, कि महिलाएं भी अपने विचार रखें, आगे आए, लीडरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, इसके अलावा
हाल ही में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भी महिलाओं को राजनीति में और सरकार का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। क्योंकि जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये प्रयास कितने महत्वपूर्ण है? जी, राजनीतिक सशक्तिकरण जो है सभी सशक्तिकरणों में सबसे बड़ा ताज है, क्योंकि जब महिला निर्णय की मेज पर बैठती है तो नीतियों की प्राथमिकता ही बदल जाती है। जैसे कि पंचायती राज संस्थानों में देखा गया है, जहां पे 50% तक आरक्षण लागू किया गया है। आज लगभग 14 लाख निर्वाचित महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। शोध स्पष्ट दिखाता है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें पेयजल, स्वच्छता, बच्चों के पोषण और स्कूलों पर अधिक निवेश करती है, यानी नेतृत्व का स्वरूप ही बदल गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसी दिशा का ऐतिहासिक विस्तार है। यह लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। हाल ही में अप्रैल में सरकार ने इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया है। हालांकि इसके स्वरूप और समय पर राजनीतिक बहस भी अभी जारी है। मेरी दृष्टि में जब विधायी संस्थानों में हर त्री आवाज महिला की होगी तो विकसित भारत की परिकल्पना केवल एक नीति नहीं बल्कि आधी आबादी की सहभागी परिकल्पना बन जाएगी। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि मिशन शक्ति जैसे छात्र योजना इन सब प्रयासों को सुरक्षा से लेकर सशक्तिकरण तक एक सूत्र में जोड़ता है। जी, शची जी, हमने हर तरह के पहलू पे बात करी कि पिछले 12 वर्षों में किस तरह की योजनाएं आई हैं और किस तरह से महिलाओं को हर फील्ड में सशक्त करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। आप एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप कुल मिला के हम इसकी बात करें कि अभी तक पिछले 12 वर्षों में हुए बदलाव पर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि पूरे 12 वर्षों में काफी बदलाव आया है, जो कि बहुत ही विमेन लेड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। पहले औरतों पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, उन्हें सिर्फ लाभार्थी बनाया जाता था। बट 2014 के बाद काफी गवर्नमेंट की स्कीमें आई हैं जो कि उनके वित्तीय सशक्तिकरण और डिजिटल सशक्तिकरण पे फोकस की है। पहले हम सिर्फ उनके मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR कम है तो उसको सुधारें, या फिर बच्चों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको सही करें। बट उनकी शिक्षा पे, उनकी प्रौद्योगिक शिक्षा पे या फिर उनकी डिजिटल लिटरेसी, इन सब पे फोकस कम किया गया था, जो कि 2014 के बाद हम देखते हैं कि उसमें काफी बदलाव आया है। सरकार ने काफी स्कीम्स को लाई गई है जो कि उनके ओवरऑल एम्पावरमेंट बढ़ाता है, देखा गया उनको सशक्त बनाता है। जी, तो महिलाओं के जीवन में आए इतने सारे परिवर्तन के बाद क्या आपको लगता है कि जो विकसित भारत का एक संकल्प है सरकार का 2047 में विकसित भारत का निर्माण करने का, उसमें महिलाओं की कितनी अहम भूमिका होने वाली है? जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं तो हमारी देश की आधी आबादी है, तो वो जितना सशक्त बनेंगी, हमारी जो यात्रा है विकसित भारत की तरफ वो और तेजी से हमें मिलेगी और पूरी होगी वह यात्रा। क्योंकि 2047 में हम विकसित भारत जरूर बनेंगे और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि अगर हम अब देखें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया देखें स्कीम, या फिर मुद्रा योजना, हमने अभी मैंने चर्चा की कि उनमें कितनी ज्यादा औरतें जो हैं वो लाभार्थी हैं। वो छोटे छोटे बिजनेस खोल रही हैं जिससे वह खुद भी लखपति दीदियां बन रही हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि एक साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनता जा रहा है, यानी कि एक औरत दूसरी औरत को नौकरी दे रही है और ओवरऑल जो है मतलब हमारा जो इनकम है देश का वो बढ़ता चला जा रहा है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान। जी, जैसा कि आप कह रही कि अब एक महिला दूसरे को नौकरी देने में सक्षम हो रही है और ये जो परिवर्तन है, ये अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी? मैं यही कहूंगी कि एक सोच में बदलाव आ रहा है और वित्तीय स्तर पे तो बदलाव आ ही रहा है। तो लोग क्या है कि अब अपनी बेटियों को और आगे पढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे जाके स्टेम की डिग्री लें और अपना खुद का बिजनेस
बनाए और बाकी लोगों को नौकरी दें, जिसकी वजह से पूरे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है, एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है। और इसमें जो सरकार है वो एक बहुत अच्छा भूमिका निभा रही है, क्योंकि वो मुद्रा योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया के थ्रू जो लोन प्रोवाइड कर रही है, ऋण प्रोवाइड कर रही है, उससे इस पूरी जो साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो हमें 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जाएगी, उसमें सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो भूमिका है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम जो है एक महिला सशक्तिकरण की तरफ जा पाएंगे, जो कि हमें विकसित भारत का जो गोल है वो हमें मिल पाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शची जी। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए फैसलों और नीतियों से आए परिवर्तन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शची राय से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।